गुड इवनिंग। वी आर स्टडिंग एलपीटी। हमारा आज का टॉपिक है चीज़। हमने डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स पढ़े हैं इन डिटेल, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, द डेफिनेशन, द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन विच द डेफिनेशन इज देयर। ओके, देन वी ऑल्सो स्टडी द न्यूट्रिटिव वैल्यूज, the uses, the production, preparation steps, different methods involved in the preparation, then also lastly the defects that are encountered during the preparation stages. So इसी तरह से हम आज चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द डिफरेंट प्रेपरेशन, पैकेजिंग वगैरह जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था एक बार मैं आपको एक क्लास में पूरा डिटेल में पैकेजिंग के बारे में बता दूंगी, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चीज। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस व्हील ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। स्किम मिल्क इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस व्हील, देन घी इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस व्हील। बैलेंस व्हील का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी सरप्लस में अमाउंट होगा तो उसको आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जब लीन सीजन होगा उस टाइम पे आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, और जब सरप्लस में अमाउंट है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन जब सरप्लस में है, जब बहुत अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उस टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर दी प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि जब मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तब आप चीज इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंडली अगर उसकी डिमांड कम हो गई है या फिर प्रोडक्शन कम हो गई है, अगर मिल्क की प्रोडक्शन कम हो गई है, तब आप जो चीज बना रहे थे उसको आप अगेन मिल्क प्रोडक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बैलेंस व्हील। स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ चीज, ठीक है। तो इसका ओरिजिन बेसिकली एक्सीडेंटल ओरिजिन माना जाता है। जैसे हमने ये चीज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने जब कर्ड डेवलपमेंट हुई थी, जब बटर मिल्क डेवलपमेंट हुई थी, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कर्ड के टाइम पे भी एक्सीडेंटल ओरिजिन था इसका। बेसिकली हिस्टोरिकली इट हैज बीन डिनोटेड कि एक्सीडेंटल ओरिजिन है, ठीक है, थ्रू एक्सीडेंट अचानक से ये डेवलप हो गया था। देन इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड दैट इज अवेलेबल, देन इट प्रोबेबली मेड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल ओरिजिन इन स्टमक ऑफ एनिमल्स कैरिंग मिल्क। बेसिकली कंटेनर्स जो थे वो अलग अलग तरीकों से बनाए जाते थे पहले के टाइम पे, बहुत एंशिएंट टाइम्स में। तो कुछ कंटेनर्स जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स से बनाए जाते थे, तो उसमें एक्सीडेंटली चीज प्रोडक्शन हो गई थी। बेसिकली इट इज कोएगुलेशन। मिल्क का प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट कर जाता है। मैंने आपको बताया था 3 चीजों की वजह से कोएगुलेशन होती है मिल्क प्रोटीन की, एसिड की वजह से, हीट की वजह से, और तीसरी चीज होती है कोई कोएगुलेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी प्रोटीन की डाइजेशन होती है स्टमक में तो पेप्सिन होता है, बेसिकली इट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ दैट मिल्क प्रोटीन, पेप्सिन, ठीक है। एंड अगर वो स्मॉल एनिमल्स हैं तो उसमें रेनिन भी होता है। तो बेसिकली इन दोनों की वजह से डाइजेशन हो गई, तो चीज बन गया, कर्डल हो गया, कोएगुलेट हो गया मिल्क प्रोटीन, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ चीज। सो इट इज द हाउ द डेवलपमेंट ऑफ चीज बिगैन। देन cheese was made in farmhouses, then factory system, then commercial cheese production. So basically cheese जो है it is very famous product across the world, across the globe। आपको multiple different types of cheese मिलेंगे, ठीक है। The basic process is same, clotting, coagulation of milk, but based on the different additions, preparation steps, different varieties of cheese are present across globe, ठीक है। तो डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती है। कभी कभी किसी चीज में राइपनिंग होती है, जैसे चेदार चीज में हम पढ़ेंगे राइपनिंग, इट इज अ बेसिक प्रोसेस, ठीक है। लास्ट की स्टेजेस में उसको राइपन किया जाता है। देन इंडियन चीज में राइपनिंग स्टेप इज नॉट देयर। इंडिया का जो कॉटेज चीज है इट इज बेसिकली अ सॉफ्ट चीज, उसमें राइपनिंग प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। तो उसी तरह से स्मॉल चीजें जो है वो वेरी करती हैं बेस्ड ऑन विच द वेराइटी ऑफ चीजेस डेवलप अक्रॉस ग्लोब। तो उसी तरह से फैक्ट्री सिस्टम और डिफरेंट फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हुई थी, ठीक है, यूरोप में, डेनमार्क में, देन अलग अलग प्लेसेस में। तो फिर उसके बाद एसिडिटी भी वो चेक करते थे, फिर जैसे जैसे उससे एसिडिटी चेक करने लगी तो उसी तरह से स्टार्टर जो है, स्टार्टर में लैक्टोकोकस इन्वॉल्वमेंट होगी। तो बेसिकली जैसे जैसे प्रोसेस
स्टैंडर्डाइज होता रहा, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती रही, प्रोसेस जो है वो और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होता गया। देन चेदार चीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है हमारी रेफरेंस बुक्स का और हमारे जो भी कंटेंट है उसका इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट फेमस चीज़ अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। कभी कभी ये MCQ में भी आ चुका है, ऐसे डायरेक्ट भी आ जाता है। देन इंडिया में जो है वो हम एक प्लांट को यूज करते हैं बेसिकली फॉर कोएगुलेटिंग। अदरवाइज जो बाकी जगहों पे रेनिट यूज किया जाता है। रेनिट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेनिन एंड पेप्सिन, ठीक है। रेनिन एंड पेप्सिन, एज आई सेड, रेनिन जो होता है वो यंगर एनिमल्स, रेनिन खत्म हो जाता है, बेसिकली इट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क, तो ड्यूरिंग द यंग स्टेज, ठीक है, यंग एनिमल बिफोर वीनिंग ओनली, ठीक है। एक और कोई कोएगुलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं, दैट इज डिराइव फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज, और ये प्लांट आपने याद रखना है, विथेनिया कोएगुलेंस। बेसिकली इट इज अ प्लांट जिसके प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं फॉर कोएगुलेटिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ चीज, तो इसको हम यूज करते हैं इंडियन चीज में। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, ठीक है। सो डेफिनेशन में बेसिकली इट इज, आपने हर जगह डेफिनेशन में पैरामीटर्स याद रखने होते हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स परसेंट था, कुछ जगहों पे आपने टोटल सॉलिड्स भी याद रखना है। बेसिकली आपको फैट और मॉइस्चर की वैल्यूज ही याद रखनी होती है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि फैट जो, ये चीज याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है दोनों, मॉइस्चर और फैट की वैल्यूज। देन इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या रहती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन, हम इसमें ऐड करते हैं, स्टार्टर कहते हैं उसको, बैक्टीरियल कल्चर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी विल कोएगुलेट द मिल्क प्रोटीन। वंस द कोएगुलेशन अकर्स, तो ड्रेनेज ऑफ वे हो जाता है, विच मीन्स दैट कोएगुलेशन के बाद वे जो है वो सेपरेट हो जाएगा, तो वे सेपरेट हो जाएगा, उसको हमने ड्रेन कर देना है, और जो हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट जो रह जाएगा दैट विल बी द चीज, the hard cheese basically. It shall not contain ingredients not found in milk except coagulating agent, sodium chloride, calcium chloride, और इनकी वैल्यूज भी कितनी होनी चाहिए, these are as per the standards given, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी टाइप का जो भी चीज रहेगा उसमें डेफिनेशन विल बी ऑलमोस्ट सेम। इट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन आफ्टर ड्रेनिंग कोएगुलेशन, सो ऑब्टेन्ड बाय ड्रेनिंग बेसिकली आपको ड्रेनिंग प्रोसेस क्यों करना है, क्योंकि जो वे जो है वो सेपरेट हो जाता है, उसको आपने हटा देना है, ठीक है। जैसे हमने बटर के प्रोसेस में देखा था, बटर मिल्क विल सेपरेट, हमने हटा देना है उसको, ठीक है। लस्सी वॉज द प्रोडक्ट ऑफ दैट, इट वॉज द बाय प्रोडक्ट, इट वॉज बेसिकली बटर मिल्क इटसेल्फ। तो उसी तरह से एक होता है प्राइमरी प्रोडक्ट, एक होता है उसका सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है चीज, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसमें जो सेपरेट आउट हो जाता है वे, दैट इज अ सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट। द हार्मलेस मिल्क कोएगुलेटिंग एजेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, रेनिट इज द वन। सेकेंड, इंडिया में जो यूज किया जाता है विथेनिया कोएगुलेंस, ठीक है, उसका प्रोडक्ट। सो दैट इज अनदर। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मलेस बैक्टीरियल कल्चर्स, shall not contain ingredients not found in milk except, मतलब जो है एडल्ट्रेटिंग एजेंट नहीं होना चाहिए कोई भी, और अगर कोई चीज होनी चाहिए तो उनकी वैल्यूज भी एज पर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स FSSAI हमें प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा हमने एक्सटेंड नहीं करना होता। तो कोएगुलेटिंग एजेंट जो हम ऐड कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम भी बेसिकली ऐड की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी। कैल्शियम जो है वो जब भी हम, क्योंकि पास्चराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, पास्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम मिल्क को, जब भी हम रिसीविंग मिल्क करते हैं, ठीक है, फिर ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, वेइंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा सब कुछ किया जाता है, उसके बाद पास्चराइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बट पास्चराइजेशन की वजह से कैल्शियम का लेवल्स रिड्यूस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड अलग से ऐड किया जाता है, तो उसके लेवल्स भी होने चाहिए, और इन सबको मिला के लेस देन इक्वल टू 0.02, और एनाटो एंड कैरोटीन कलर, बेसिकली दीज आर द कलर, और एनाटो इज ऑल्सो अ कलर, ठीक है। ये दो कलर्स जो है बेसिकली अलग से ऐड भी किए जा सकते हैं, और इनकी वैल्यूज भी एज पर द FSSAI's मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या होता है, इंडिया में कुछ डिफरेंट वैरायटी फेमस रहती हैं, जैसे कि याक चुरपी इज बेसिकली अ चीज प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम याक मिल्क।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चुर्पी आपको याद रहनी चाहिए ये वर्ड, और ये याद रहना चाहिए इट इज़ मेड फ्रॉम द याक मिल्क, याक के मिल्क से इसे बनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जहाँ पे भी याक होते हैं वहाँ पे याक चुर्पी इज़ अ फेमस प्रोडक्ट। ठीक है, याक चुर्पी आपने याद रखनी है। देन सेकेंड कलाड़ी या कलारी, कलारी चीज़। ठीक है, जो भदरवा कम्युनिटी है JNK की, वहाँ पे वो भी इसको बनाते हैं कलारी चीज़। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कलारी और कलाडी चीज़। देन सुरती चीज़, ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ है। ठीक है, एक तो बेसिक कॉटेज चीज़ जो हम पढ़ेंगे आज उसकी प्रोसेस एक वो, और इनके आपने याद रखने हैं नाम। ठीक है, याक चुर्पी, देन कलाड़ी, कलारी चीज़, सुरती चीज़। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़ की मैं बात कर रही थी, उसी तरह से इंडिया में भी डिफरेंट वेराइटीज ऑब्जर्व की जाती हैं। एंड देन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो देर आर मल्टीपल वेराइटीज ऑफ चीज़। ठीक है, तो इंडिया की भी आपको चीज़ जो है वो चीज़ की वेराइटी याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब ये भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया हार्ड चीज़, सॉफ्ट चीज़, सेमी सॉफ्ट चीज़। ठीक है, एक प्रोसेस चीज़ भी रहता है जो कि फ्लूइड कंसिस्टेंसी थोड़ी उसकी रहती है, वो भी सॉफ्ट चीज़ रहता है। ठीक है, जो चेदार चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ द हार्ड चीज़। जो कॉटेज चीज़ मैंने आपको बताया था इंडिया में जो बनता है दैट इज़ द सॉफ्ट चीज़ की वेराइटी। तो उसी तरह से अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो वी विल फाइंड मल्टीपल वेराइटीज ऑफ चीज़, डिफरेंट वेराइटीज आर देयर। आपने याद रखना है कि फ्रांस में, जैसे नाम के हिसाब से आपको याद रखना है कि रॉकफोर्ट चीज़ मीन्स इट इज़ अ फ्रेंच वेराइटी ऑफ चीज़। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज़ इज़ फ्रेंच वेराइटी ऑफ चीज़। एंड सेकेंडली कभी कभी इसमें एक्सटर्नल मोल्ड, एक क्योंकि इसमें एजिंग ज़्यादा रहती है तो इसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि वेदर इट इज़ अ हार्ड चीज़, सेमी हार्ड, सॉफ्ट चीज़, बट मेजॉरिटी आपको ये चीज़ तो याद रहनी ही चाहिए कि ये कौन सी कंट्री का चीज़ है, नाम से कभी कभी आ जाता है। ठीक है, जैसे रॉकफोर्ट फ्रॉम फ्रांस, पार्मेजान फ्रॉम इटली, एंड इट इज़ अ हार्ड। मोस्टली आपको हार्ड चीज़ मिलेंगे। कॉटेज चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था वो सॉफ्ट चीज़ रहता है। ठीक है, मोस्टली यू विल फाइंड द हार्ड चीज़ ओनली। देन हॉलैंड या नेदरलैंड्स का गौडा चीज़, स्विट्जरलैंड का सैप्सागो या स्विस एमेंटल चीज़, देन हंगरी का आपको मिलेगा गेम लॉस्ट। तो इनके नेम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, स्पेशली रॉकफोर्ट, पार्मेजान, गोडा, सैप्सागो और गेम लॉस्ट। ठीक है, ये नेम्स आपको याद रखने हैं। अदरवाइज ये लैंकाशायर, ये तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि ये यूके का है। चेदार चीज़ भी बेसिकली यूके में ही डेवलप्ड है। ठीक है, चेशायर, ये आपको इनके नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये जो सिटी के नेम्स के बेसिकली ये इनकी इस कंट्री में, यूके की कंट्री के एरियाज हैं, एरिया के बेसिस पे ये नेम्स होते हैं ज़्यादातर। जिस एरिया में डेवलप किया जाएगा उसके नाम पे ये नेम जो है वो रख देते हैं। देन नेक्स्ट कमिंग टू द कंपोजिशन, फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ चीज़। तो ये कंपोजिशन जो है ये वेरी करेगा। हमने जो वैल्यू याद की है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, जो हमने इनिशियली वैल्यूज याद की थी, नॉट लेस देन 48% मिल्क फैट एंड नॉट मोर देन 39% मॉइस्चर, ये आपने याद रखनी है वैल्यूज। यही पढ़ी थी ना हमने, 39% एंड 48। हाँ, ठीक है, मॉइस्चर नॉट मोर देन 39%, देन फैट नॉट लेस देन 48%। बेसिकली वो आपने याद रखनी है वैल्यूज। और ये जो है ये वेरी करेंगी, इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी वैल्यूज बहुत वेरी करती हैं। देन फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे हमने बाकी चीज़ों में पढ़ी थी, सेम अप्लाइज हेयर ऑल्सो। ठीक है, आपको फैट सॉल्युबल वाइटामिन मिलेंगे, आपको बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन मिलेंगे। ठीक है, इन वेराइटी। फिर आपको इसमें काफ़ी अच्छी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जाएगी। मिल्क प्रोटीन, इट इज़ अ गुड सोर्स। ठीक है, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, अगेन कैल्शियम, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एज वेल। ठीक है, तो जो हमने मिल्क में पढ़ा था, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिल्क के प्रोडक्ट्स में हमने पढ़ा है, दैट रिमेन्स ट्रू हेयर ऑल्सो। सो इट इज़ अ हाई फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू। बेसिकली प्रोटीन का काफ़ी हाई अमाउंट रहता है इसमें। इट इज़ अ गुड प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर इंडियन डाइट्स। देन रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, कंटेन्स फैट सॉल्युबल ADEK, देन बोथ पैलेटेबल, डाइजेस्टिबल। कॉटेज चीज़ में 18.3% प्रोटीन रहता है। क्रीम चीज़ में 4% फैट रहता है। क्रीम कॉटेज में 4% फैट रहता है। चीज़ फंक्शंस एज बैलेंस व्हील, जैसे मैंने आपको बताया। इन इंडिया चेदार चीज़ बनती है देन बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेराइटीज़ में जितना प्रोटीन रहता है। 20% प्रोटीन आप याद रख लो, अराउंड 20% प्रोटीन आपको इसमें मिल जाएगा।
देन द बेसिक प्रोसेस क्या रहता है चीज मेकिंग का, दैट वी विल डिस्कस। जैसे मैंने आपको बताया कोएगुलेशन रहती है, तो कुछ स्टेप्स जो है वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। बाकी जैसे कि राइपनिंग की स्टेज, क्योरिंग की स्टेज, कुछ कुछ चीजें जो है वो वेरी कर जाती है, देन कुछ प्रोसेसेस और ऐड हो जाते हैं, अदरवाइज द बेसिक प्रोसेस रिमेन्स द सेम अक्रॉस ग्लोब। तो स्टेज 1 रहती है सॉरिंग, कोएगुलेशन, सेटिंग, मिल्क एसिडिफाइड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो पहले इसमें स्टार्टर कल्चर जो ऐड किया जाता है, उससे ये लैक्टिक एसिड कंटेंट जो है वो बढ़ता है इसमें, क्योंकि लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर दैट इज एडेड। द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज द बैक्टीरियल कल्चर दैट इज एडेड टू द मिल्क टू सॉर इट, बेसिकली टू इंक्रीज द लैक्टिक एसिड कंटेंट। तो उसको बोलते हैं सॉरिंग प्रोसेस, कोएगुलेशन। देन आफ्टर दैट क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन, बेसिकली द क्लॉटिंग एजेंट और द कोएगुलेटिंग एजेंट दैट वीव एडेड to the milk, it will lead to the coagulation of milk, and basically the milk protein will coagulate and we will separate out. In the next step we will consolidate, okay, we will cut, breaking up of the coagulum. So basically what happens is that after coagulation के बाद क्या होगा, एक coagulum जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। हमने उसको कट करना होता है बेसिकली। इससे क्या होता है, ताकि डिफरेंट स्मॉल उसके coagulums बन जाए, छोटे छोटे उसके बॉक्सेस के शेप्स के, क्यूब की शेप्स बन जाए, एंड ड्रेनेज भी इजी हो जाए, उसके बीच से अच्छे से ड्रेनेज हो जाए। देन हम उसको कंसोलिडेट करते हैं। देन मैच्योरिंग, क्योरिंग या राइपनिंग जो है, ग्रीन चीज होता है रॉ चीज, ठीक है। ग्रीन चीज इज द रॉ चीज, उसके बाद उसकी क्योरिंग और राइपनिंग कर देते हैं। सो दीज स्टेप्स विल रिमेन मोर और लेस सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज, starting with the soaring, then clotting or coagulation, cutting और breaking up of the देखो coagulation सबसे पहले तो soaring होगी, lactic acid bacteria will work, ठीक है, lactic acid bacteria अपना काम करेगा। उसके बाद coagulation हो जाएगी, clotting और coagulation हो जाएगी, और उसके बाद जो coagulum है उसको हम कट करते हैं, ठीक है। एक बार coagulum बन गया, उसकी हमने कटिंग कर देनी है, फिर उसको इकट्ठा कर देना है, ठीक है। कंसोलिडेशन इज बेसिकली इकट्ठा करना, सेट, उसको इकट्ठा कर देना, ठीक है। मैटिंग ऑफ कर्ड, देन मैच्योरिंग, राइपनिंग। तो चेंजेस कहाँ पे आती है, जो की वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट चीज को, वो होते हैं टाइप ऑफ मिल्क यूज्ड। जैसे मैंने आपको बताया था याक चुरपी, याक चुरपी इज मेड फ्रॉम याक मिल्क, तो टाइप ऑफ मिल्क विल वेरी। तो मिल्क वेरी करेगा, तो बेसिकली जो इनिशियल स्टेप्स हैं, यानी कि मिल्क में कितने मिल्क प्रोटीन था, मिल्क फैट कितना था, उसके हिसाब से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूज भी बहुत वेरी करती हैं, और एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो अलग से ऐड हो जाते हैं। इसीलिए टाइप ऑफ चीज विल डिपेंड ऑन द रॉ मिल्क, इनिशियल रॉ मिल्क दैट वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस विथ। तो टेम्परेचर ऑफ, और सेकेंड चीज टेम्परेचर, ठीक है। और कुकिंग भी एक स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, कुकिंग भी की जाती है इसमें, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो उसके टेम्परेचर के हिसाब से भी इट विल वेरी। मेथड एंड फाइननेस ऑफ कटिंग और ब्रेकिंग अप द कर्ड, degree of soaring, type of soaring organisms added, then milling and salting of curd before placing in hoops or mold, then time, temperature, relative humidity, then special treatment, pricking, stabbing, bathing in brine, then surface treatment. So based on all these factors, our final product that will be produced will vary, ठीक है। So लेकिन important क्या steps है, warmth provide करनी चाहिए वहाँ पे जब भी कर्ड कुक किया जाता है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक करना होता है। उससे पहले वाले स्टेप्स में अभी हम पढ़ेंगे जब, तो उससे पहले वाले स्टेप्स में 31 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब ये वाला स्टेप आएगा, कुकिंग वाला स्टेप आएगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। देन एसिड डेवलपमेंट, पीएच जो है वो 6.6 से 5 तक हो जाती है। फिर रिपीटेड कटिंग डिक्रीजेज द मॉइस्चर एज वेल, और मॉइस्चर जो है वो 40% तक पहुंच जाता है। पहले मॉइस्चर ज्यादा होता है, अब आप देखो मिल्क में 86.6% मॉइस्चर था, यानी कि 87% मॉइस्चर था। अब जो हम कह रहे हैं कि चीज में, ठीक है, 39% से कम होना चाहिए मॉइस्चर। सो बेसिकली मॉइस्चर लेवल इज डिक्रीजिंग, मिल्क इज गेटिंग कोएगुलेटिंग, मिल्क जो है, मिल्क प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट हो गया, मॉइस्चर कम हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एसिड भी एसिड डेवलपमेंट भी है, पीएच जो है वो भी 5 के आसपास आ जानी चाहिए। बेसिकली जो स्टार्टिंग हमने मिल्क जो जहाँ से स्टार्ट किया उसमें कितना एसिड लेवल कितना होता है,
अराउंड 6.6 रहता है। और फाइनल में 5, इसमें जो क्योंकि मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विल वर्क, इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो 5 के आसपास पीएच हो जाती है। सो स्टार्टिंग विद द, चलो अब इसके चेदार चीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली भूल जाते हैं इसको, काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है तो कुछ स्टेप्स दिमाग से निकलते आते हैं, ठीक है, बट इसको याद करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले वाले स्टेप्स जो है वो पास्चराइजेशन तक सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल मिल्क को जैसे हम पास्चराइज करते हैं, सेम स्टेप्स यहाँ पे भी है, ठीक है। रिसीविंग ऑफ मिल्क, रिसीविंग ऑफ मिल्क में हमने क्या करना है, जो हमने प्लेटफॉर्म टेस्ट पढ़ा था, ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, वेइंग, टेस्टिंग सब करने हैं। उसके बाद प्री हीटिंग करते हैं, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया जाता है ताकि फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। जो भी एक्सट्रेनियस मटेरियल है, डर्ट है, कुछ सेडिमेंट सेटल हो गए हैं, सब रिमूव हो जाए, फिल्टर कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर अगेन हम उसको कूल करते हैं, ठीक है। कूलिंग क्यों करते हैं, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके। हमने एडजस्ट करनी होती है फैट SNF को, तो और यहाँ पे हम क्या एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं केसिन फैट रेशियो, ठीक है। जो फैट SNF था वो हम मिल्क की जब पास्चराइजेशन करते थे उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने उसकी फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जितनी FSSAI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है उतनी हमको उसको फैट SNF को एडजस्ट करना होता है, लोअरिंग या इंक्रीज करना होता है। तो कैसे करते थे हम स्टैंडर्डाइजेशन, हम करते थे पियर्सन स्क्वायर मेथड से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केसिन फैट रेशियो को एडजस्ट कर रहे हैं। केसिन फैट रेशियो भी आपने याद रखनी है, कितनी तक होनी चाहिए, 0.68 से 0.7, ठीक है। केसिन फैट रेशियो नीड्स टू बी 0.68 से 0.7, और ये हम कब करते हैं, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का काम ही ये है कि जितने हमारे स्टैंडर्ड है उस तक हमने लेके आना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो इससे पहले कूलिंग करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन से पहले, ठीक है, ताकि क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस भी हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन का, तो ताकि इस टाइम पे माइक्रोब्स जो हैं वो ज्यादा इसको स्पॉइल ना कर दे मिल्क को, इसलिए कूलिंग कर दी जाती है। देन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन वी विल पास्चराइज द मिल्क, ठीक है। तो मिल्क की पास्चराइजेशन अगेन जो हमने पढ़ी थी LT या HT ST, ठीक है। 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड्स, ठीक है। वी विल फॉलो द पास्चराइजेशन। अब यहाँ से इसके बाद जो है वो रियल प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले 3 चीजें ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नीड्स टू बी एडेड, सबसे पहले सॉरिंग होती है स्टेप में, तो हम सबसे पहले क्या है जो बैक्टीरियल कल्चर ऐड कर देंगे। हमने ऑलरेडी मिल्क जो है वो फर्मेंटेड मिल्क जब हमने पढ़े थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था अलग अलग वेराइटी होता है कल्चर मीडिया का, ठीक है। एक होता है स्टार्टर कल्चर, एक होता है मदर स्टार्टर, एक होता है बल्क स्टार्टर। तो स्टार्टर बेसिकली मीन्स द बैक्टीरियल कल्चर दैट रेडी। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्टर ऐड करेंगे, ठीक है। स्टार्टर ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 31 डिग्री सेल्सियस इज द यूजुअल टेम्परेचर जिस पे सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। तो कुकिंग की जाती है उस टाइम पे, अदरवाइज द टेम्परेचर रिमेन्स अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस। एक स्टेप आएगा बाद में, ठीक है, वहां पे 38 डिग्री सेल्सियस शुड बी द टेम्परेचर। इससे पहले अभी जो है 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चलेगा। 3 चीजें ऐड करनी है हमने, स्टार्टर, कलर और रेनेट, ठीक है। स्टार्टर पहले ऐड करते हैं, याद रखना स्टार्टर पहले ऐड करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सॉरिंग करेगा, फिर उसके बाद कोएगुलेशन होती है। जब मैंने आपको कर्ड भी बताया था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टार्टर की वजह से भी जो कि पूरा प्रोसेस इसको अच्छे से कोएगुलेट कर सके, स्टार्टर हम पहले डाल देते हैं। तो 3 चीजें डालेंगे हम, ठीक है, स्टार्टर, कलर एंड रेनेट, याद रखना 3 चीजें डालेंगे, स्टार्टर, कलर एंड रेनेट। उसके बाद जो है उसको कटिंग एंड कुकिंग की जाती है। कटिंग कुकिंग करेंगे, कुकिंग करनी है, बेसिकली टेम्परेचर नीड्स टू बी इंक्रीज, और यहाँ पे अब आके टेम्परेचर हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। 37 to 39 डिग्री सेल्सियस बेसिकली मीन्स 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो कुकिंग के बाद बेसिकली अब हमने वे को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। कटिंग कर ली, कुकिंग कर ली, फिर हमने वे सेपरेट कर लेना है, ड्रेनेज ऑफ वे हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो बेसिक प्रोसेस विल स्टार्ट। तो शेदार चीज जो है उसका बेसिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, शेदारिंग, मिलिंग, सॉल्टिंग, हुपिंग, ये 4 स्टेप्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। शेदारिंग, मिलिंग, सॉल्टिंग, हुपिंग, फिर उसके बाद
ठीक है, ड्रेसिंग, प्रेसिंग, ड्राइंग, पैराफिनिंग एंड देन क्योरिंग तक रखा जाता है। राइपनिंग प्रोसेस की जाती है, जो कि सॉफ्ट चीज में जब हम पढ़ेंगे कॉटेज में वहां पे नहीं होती है, तो यहाँ पे इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड पैराफिनिंग बेसिकली उसके ऊपर सब कैसे रखेंगे हम, पहले स्टार्टर ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड द रेनेट। रेनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। उसकी चीज जो बन रहा है उसके 3-4 स्टेप्स आ जाएंगे। दिस इज, हम जो पढ़ रहे हैं वो चेदार चीज है, तो बेसिकली चेदारिंग, मिलिंग, सॉल्टिंग, हुपिंग, ये स्टेप्स आ गए। स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। कुकिंग का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि दिस इज अ हार्ड चीज, इसमें राइपनिंग होगी। राइपनिंग मीन्स क्योरिंग या मैच्योरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। हार्ड चीज में ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है, तो दैट मीन्स। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। था बेसिकली सेम ही है सब कुछ, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो इट इज नो बेटर देन द मिल्क फ्रॉम विच इट इज मेड। बेसिकली द रॉ मिल्क अगर वो ही खराब होगा तो फाइनल प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं बन सकता। देन मिल्क जो है उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, वही सब स्टेप्स जो हमने इनिशियली प्लेटफॉर्म टेस्ट में पढ़े थे, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, वो सभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई, ठीक है, ये 4th स्टेप है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 4th स्टेप बताया है कि रेशियो को आपने मेंटेन रखना है, 0.68 से 0.7 रखना है, ठीक है। देन पास्चराइजेशन मेथड, वही जो हमने पढ़ा था। होमोजेनाइजेशन, यहाँ पे होमोजेनाइजेशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। होमोजेनाइजेशन हमको नहीं करनी, जरूरत नहीं है होमोजेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, रेनेट जो है वो स्लो, रेनेट का एक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। देन कैल्शियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया था पास्चराइजेशन स्टेप में कैल्शियम क्लोराइड हमको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि पास्चराइजेशन से कैल्शियम जो है, कैल्शियम लो हो जाता है, तो हमने कैल्शियम क्लोराइड अलग से बाहर से ऐड कर देना है। कैल्शियम क्लोराइड हमने ऐड कर देना है। एक्सेसिव हीट ट्रीटमेंट जो है उससे कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बेसिकली पास्चराइजेशन के टाइम पे अगर हम हायर टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा कैल्शियम का सॉल्ट, तो जब हम कर्ड बनाएंगे तो वो कर्ड जो है वो वीक बनेगा, इसीलिए कैल्शियम क्लोराइड जो है 0.01 से 0.03% तो ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि एक्सेसिव हीट जो है वो प्रेसिपिटेट कर देता है कैल्शियम के सॉल्ट्स, सो इट नीड्स टू बी एडेड। नेक्स्ट स्टेप, स्टार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज द हार्ट ऑफ चीज मेकिंग, ठीक है, स्टार्टर इज द हार्ट ऑफ चीज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एमसीक्यू में डायरेक्टली इट कैन बी आस्क्ड कि हार्ट ऑफ चीज क्या होता है, इट इज द स्टार्टर, स्टार्टर इज द हार्ट ऑफ द चीज, विच मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, ये सब हम इसमें ऐड करते हैं, और इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 30 to 31 डिग्री सेल्सियस। फिर रेनेट, स्टार्टर, उसके बाद कलर, फिर रेनेट भी ऐड करते हैं। रेनेट क्या होता है, रेनिन प्लस पेप्सिन, ठीक है, ये डबल एन होता है, एक होता है सिंगल एन वाला, वो रेनिन होता है, रास मैकेनिज्म, ठीक है। बेसिकली इट इज द रेनिन, रेनिन एंजाइम जो है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो जेजी सेल्स होते हैं किडनी के, वो रिलीज करते हैं रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन, जो कि बेसिकली स्टार्ट करता है प्रोसेस जिससे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जब भी टू मेंटेन, टू रेगुलेट द हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, उस टाइम पे एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। देन सेकेंडली इट ऑल्सो रेगुलेट्स द वाटर, वाटर का बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, 3-4 चीजें रेगुलेट करता है। रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, रास मैकेनिज्म, वो 3-4 चीजें रेगुलेट करता है, दैट इज द सिंगल एन वाला, RENIN, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेनिन जो है वो दूसरा होता है, ये वाला जो है ये डबल एन वाला, याद रखना, ये डाइजेशन वाला है, ये डबल एन है, डाइजेशन में डबल एन आता है, एक्सक्रीटरी में नहीं आता। डाइजेशन में डबल एन वाला होता है, जो बेसिकली स्टमक ऑफ जो प्री वीन्ड एनिमल्स होते हैं, स्टमक ऑफ प्री वीन्ड एनिमल्स, उसमें मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो रेनिन जो होता है वो कोएगुलेट करता है, और पेप्सिन जो है वो बेसिकली डाइजेशन करता है मिल्क प्रोटीन की, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करता है मिल्क प्रोटीन को, प्रोटियोलिटिक एक्शन होता है पेप्सिन का, और रेनिन का कोएगुलेटिंग एक्शन होता है, और ये जो है वो एबोमिज्म ऑफ यंग काफ से डिराइव किया जाता है। बेसिकली दैट इज वाई वी डू नॉट फॉलो दिस, हम जो है विथेनिया कोएगुलेंस ऐड करते हैं। देन कलर से पहले ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था, कलर के जस्ट बिफोर, कलर नहीं, कलर के बाद, ठीक है, कलर के बाद ऐड होता है ये, ना कि
बिफोर कलर, ठीक है, ये पहले नहीं होता, कलर के बाद ऐड होता है. देन डाइल्यूटेड विद 20 to 40%, बेसिकली इसको डाइल्यूट कर लेते हैं. उसके बाद देन कटिंग ऑफ द कर्ड की हमने 2 स्टेप्स पढ़ी थी, कटिंग एंड देन कुकिंग, ठीक है, कटिंग एंड देन कुकिंग. कटिंग में इसको ग्लास रॉड टेस्ट करते हैं, इसको बेसिकली चेक करते हैं कि फर्म कर्ड बना है कि नहीं बना है, ठीक है. तो वर्टिकल नाइफ से इसको चेक किया जाता है, ग्लास रॉड टेस्ट से इसको चेक करते हैं और देखते हैं 6 to 9 mm जो है वो रेडी टू कट है. वर्टिकल नाइफ से चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल से, दोनों से चेक करते हैं कि बेसिकली क्यूब्स बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं. देन उसको कुक किया जाता है 37 to 39 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस पे उसकी कुकिंग की जाती है और इससे मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर एक्सपल्शन हो जाता है. देन ड्रेनेज ऑफ वे, इसको डिपिंग भी कहते हैं, ठीक है. वे जो है वो उसको सेपरेट करना होता है, इसको डिपिंग भी कहते हैं प्रोसेस को. कर्ड क्यूब्स रीच डिजायरेबल कंसिस्टेंसी, स्टर्ड स्टॉप एंड वे इज ड्रेन. वे नीड्स टू बी ड्रेन्ड और इसको डिपिंग भी कहते हैं, ड्रेनेज ऑफ वे. देन अब इसके बाद जो इसके करेक्टरिस्टिक स्टेप्स हैं सेदार चीज के, वो स्टार्ट हो जाते हैं. इसके बाद सेदारिंग. तो कर्ड ब्लॉक्स जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, पाइलिंग एंड रीपाइलिंग होती है. उसको बार बार पाइल्स में रखा जाता है और रीपाइल किया जाता है, पाइलिंग रीपाइलिंग होती है, ठीक है. सेदारिंग जो स्टेप है उसमें पाइलिंग रीपाइलिंग ऑफ क्यूब्स होती है. कर्ड क्यूब जो हमने कट करके बनाए थे उसको पाइल किया जाता है, एक के ऊपर एक. पाइलिंग मीन्स एक के ऊपर एक रखना, ऐसे एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर बार बार रीपाइलिंग करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है. और यहाँ पे टाइट्रेबल एसिडिटी 0.3 से 0.35 हो जाती है, 0.3 से 0.35% हो जाती है. देन मिलिंग, अगेन इसको कट किया जाता है, ठीक है. हॉट आयरन टेस्ट से पता चलता है, लॉन्ग थ्रेड्स बन जाते हैं. देन मिलिंग मीन्स मैकेनिकल कटिंग. देन सॉल्टिंग, बेसिकली एडिशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है. सॉल्टिंग से क्या है, हमने सॉल्ट ऐड करना है यहाँ पे, इससे वे रिमूव हो जाता है और बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके लिए ये प्रिपेयर हो जाता है. और फर्मेंटेशन को स्लो कर देता है, ठीक है. फर्मेंटेशन को स्लो कर देता है, इम्प्रूव करता है फ्लेवर और हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको कर्ड क्यूब्स को तैयार कर देता है. देन हुपिंग, ड्रेसिंग, प्रेसिंग. हुपिंग द कर्ड, उसको मोल्ड में शेप कर देते हैं. हुपिंग हुप्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको मोल्ड कर देते हैं. हुपिंग मीन्स हुप्स के अंदर उसको मोल्ड कर दिया जाता है. तो उसके बाद ही ड्रेसिंग प्रेसिंग हो सकती है, ठीक है. हुप्स के अंदर उनको मोल्ड्स के अंदर डाल देंगे, फिर उसको प्रेस किया जाएगा, रिमूव हो जाएगा अच्छे से उसमें. देन फिर ड्राई किया जाता है. बेसिकली ड्रेसिंग और प्रेसिंग, उसको क्या प्रेस करना है ताकि जो है उसमें बाकी का कंटेंट जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है, वो ड्राई हो जाए. उसके बाद तो ड्राई और उसके बाद पैराफिन, ताकि लॉस ऑफ मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. तो पैराफिन वैक्स उसकी कोटिंग की जाती है, बेसिकली पैराफिन वैक्स में उसको कोट कर देते हैं. फिर हमारे लास्ट का स्टेप वही क्योरिंग या राइपनिंग, जिसको कहते हैं मैच्योरिंग या राइपनिंग. सो इट इज द स्टोरेज ऑफ चीज फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months एट ए गिवन लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे. अगर हायर टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरियल एक्शन जो है वो हो जाएगा. बैक्टीरियल एक्शन की वजह से स्पॉइलेज जो है और डिफेक्ट्स आ जाएंगे उसके अंदर. इसलिए टेम्परेचर नीड्स टू बी लोअर ओनली. लोअर टेम्परेचर 0 to 16 डिग्री सेल्सियस पे उसको लो टेम्परेचर एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे उसको रखते हैं. तो ये 2 to 3 months के लिए रखा जाता है एट लो टेम्परेचर 0 to 16 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरिंग विच इट्स फिजिकल, केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. तो अगेन कोल्ड क्यूरिंग एंड वार्म क्यूरिंग, बेसिकली वी गो फॉर कोल्ड क्यूरिंग. क्यों, क्योंकि स्पॉइलेज नहीं होती उससे. ह्यूमिडिटी 75% रहेगी और वार्म वाले में 85%. इसका टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा, 0.4 डिग्री सेल्सियस. इसका हायर साइड में रहेगा 10 to 16 डिग्री सेल्सियस. ये ड्यूरेशन रहेगी. अब ऑफ कोर्स अगर आप उसको लोअर टेम्परेचर पे रख रहे हो तो उसको आप ज्यादा अमाउंट तक, ज्यादा टाइम पीरियड तक रख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल स्पॉइलेज के चांसेस कम होते हैं. वेयर एज अगर टेम्परेचर आप हायर यूज कर रहे हो तो आप उसको ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते, या तो हाफ मंथ या 2 months के लिए ही रख रहे हैं. लेकिन इसमें 3 to 12 months तक आप उसको रख सकते हैं. माइल्ड फ्लेवर डेवलप होता है, बैक्टीरियल डिफेक्ट्स जो है वो मिनिमाइज्ड रहते हैं. यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं और शार्प फ्लेवर डेवलप हो जाता है. क्योरिंग के टाइम पे फिजिकल चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है.
तो हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, इसमें जो है वो बेसिकली फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए इसको क्योर किया जाता है, खुद से जो है फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाता है, बट वी डू नॉट वांट इट शार्प फ्लेवर नहीं डेवलप करना, बहुत ज़्यादा शार्प फ्लेवर या बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं चाहिए। तो ग्रीन चीज़ होता है उससे पहले वाला, माइल्डली एसिडिक और एरोमा टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। देन इसमें क्या क्या होता है, डाइएसिटाइल, हमने बटर के टाइम पे भी डाइएसिटाइल डिस्कस किया है। डाइएसिटाइल बेसिकली फ्लेवर जो है वो प्रोवाइड करता है। ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये बेसिकली वॉलेटाइल फैटी एसिड्स है। जब भी फ्लेवर होगा ना, वो वॉलेटाइल फैटी एसिड की वजह से ही फ्लेवर डेवलपमेंट होती है। वॉलेटाइल फैटी एसिड की वजह से फ्लेवर जो है वो एनहांस होता है। वॉलेटाइल फैटी एसिड बेसिकली क्या है, ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ठीक है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड वॉलेटाइल फैटी एसिड कहलाते हैं, उनकी वजह से ही फ्लेवर डेवलपमेंट होता है। देन बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, रबरी, मेलो, वैक्सी बॉडी इन राइपन चीज। जो राइपन चीज होते हैं उसमें मेलो बॉडी, वैक्सी बॉडी हो जाती है। ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू क्लोज टेक्सचर। देन केमिकल चेंजेस, ये सारे फिजिकल चेंजेस आ गए। केमिकल चेंजेस क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने काम कर लिया। देन प्रोटीलिसिस हो गई, ठीक है, प्रोटीन का भी हाइड्रोलिसिस होगी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, फैट का भी ब्रेकडाउन हो गया, सबका ही ब्रेकडाउन हो रहा है। लैक्टोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, फैट का ब्रेकडाउन हो गया। तो 25% सॉल्युबिलिटी ऑफ टोटल प्रोटीन्स जो होती है वो हो जाती है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस जो है, बैक्टीरियल एक्शन है तो माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में लैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, और बाद में जो है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। पहले दूसरे बैक्टीरिया होंगे, बाद में दूसरे बैक्टीरिया उनकी जगह ले लेते हैं। राइपनिंग इंडेक्स, बेसिकली याद रखना राइपनिंग इंडेक्स जो है वो भी चीज के इंडेक्स से, चीज से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इसके रेट को चेक किया जाता है, एक्सटेंट ऑफ क्योरिंग और रेट को चेक किया जाता है। फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं है याद रखना, अगर याद रख सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, बट बेसिकली ये याद रखना कि ये चीज के राइपनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, उसके रेट और एक्सटेंट को बताते हैं कि कितना क्योरिंग प्रोसेस हो गई है। तो नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन के हिसाब से इसको चेक करते हैं। फैट, क्योंकि आप देखो इसमें प्रोटीलिसिस भी हो रही है तो बेसिकली नाइट्रोजन कंटेंट से रिलेटेड इसको चेक करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो दैट गिव्स अस द राइपनिंग इंडेक्स। नेक्स्ट कमिंग टू द चीज यील्ड, जैसे हमने बाकी प्रोडक्ट्स के भी यील्ड चेक की थी, ठीक है। बेसिकली द वॉल्यूम जो हमें फाइनल में मिल रहा है, दैट गिव्स अस द यील्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हम कैसे चेक करते हैं, हमने फैट और केसिन को चेक किया, ठीक है। फैट और केसिन को हमने चेक किया और एन जो है वो बेसिकली वो डिपेंड करता है, अलग उसकी वैल्यू अलग रहती है, कांस्टेंट वैल्यू है 1.55 क्योर चीज में और ग्रीन चीज में 1.63। ग्रीन चीज मैंने आपको बताया, क्योरिंग से पहले उसको ग्रीन चीज कहते हैं, क्योर्ड चीज जो होता है वो बाद वाला चीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्योर्ड चीज। और ग्रीन चीज होता है जो कि पूरे प्रोसेस के बाद बनता है, बिफोर क्योरिंग, दैट इज द ग्रीन चीज। तो F+C इंटू एन, दिस गिव्स अस द यील्ड। ये यील्ड हमको प्रोवाइड करता है kg पर 100 kg ऑफ मिल्क। तो F इज द फैट कंटेंट और C इज द केसिन कंटेंट, और फिर उसको n से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योर्ड में इसकी वैल्यू होती है 1.55, ठीक है, और ग्रीन में 1.63। क्योंकि क्यों होगी ये वैल्यू डिफरेंट, क्यों होगी, क्योंकि बेसिकली प्रोटीलिसिस और फैट का ब्रेकडाउन भी हो गया है, तो वैल्यू जो है वो कम है। क्योर्ड में कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है याद तो इतना इसको ज़्यादा इतना बॉदर नहीं करना, वैल्यूज याद हो जाए तो दैट इज वेल एंड गुड। देन फैक्टर्स जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है बेसिकली उसी पे डिपेंड करेगा, फैट पे डिपेंड करेगा, केसिन पे डिपेंड करेगा, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। इसीलिए तो हम स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था केसिन फैट रेशियो को एडजस्ट किया जाता है, वो इसीलिए ही केसिन फैट रेशियो को एडजस्ट करते हैं क्योंकि यील्ड जो है वो उस पर ही डिपेंड करते हैं। देन क्वालिटी ऑफ मिल्क पे डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी खराब है, विच मीन्स कि रॉ मटेरियल डेफिनेटली ठीक यूज नहीं हुआ। Then composition of milk, basically the casein and the fat content, then the method of manufacturing, skill of manufacturer, 1 kg casein extra casein होगा तो वो कितना इंक्रीज कर देगा 2.5 से 2.75 kg, ठीक है। यानी कि अगर केसिन इंक्रीज हो रहा है
तो इसकी यील्ड जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 2.5 से 2.75। और अगर 1 kg फैट इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 kg। बेसिकली केसिन पे डायरेक्ट ज्यादा केसिन जो है उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। देन फ्रीजिंग, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, इंक्रीज मॉइस्चर डिक्रीज एज क्यूरिंग प्रोसेसेस। देन लैक्टिक एसिड होता है एसिड भी बेसिकली कोएगुलेटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर देता है, इन्हांस कर देता है। देन इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड द क्यूरिंग ऑफ चीज, क्योंकि क्यूरिंग ऑफ चीज के टाइम पे भी बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, वहां पे भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वहां पे भी लैक्टिक एसिड जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स चीज मेकिंग। Then it also helps in the expulsion of whey. It exerts protective action against putrescent bacteria. तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जब भी प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि एसिडिक पीएच पे हमारा सारे ही बैक्टीरिया जो है वो सारे बैक्टीरिया जो है वो अपना इफेक्ट एक्सर्ट नहीं कर सकते, बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं एसिडिक पीएच पे, ठीक है। इसीलिए जब साइलेज भी होता है उसकी शेल्फ स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है साइलेज में भी, ठीक है, 4 pH हो जाती है उसमें। तो वो क्यों है, क्योंकि जो एसिडिक कंडीशन होती है ना वो जो है वो रिटार्ड कर देती है एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो बाकी बैक्टीरिया की रिटार्ड कर देती है एक्टिविटी, जिससे बेसिकली स्पॉइलेज भी रिड्यूस हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया को भी ये एक्शन अपना एक्ट करता है अगेंस्ट दीज प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया। देन इट फेवर्स द प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ रेनेट एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग क्यूरिंग, ठीक है, तो प्रोटियोलिटिक इफेक्ट भी इसका रहता है। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन चेदार चीज वर्सेस वे। बेसिकली वी विल सी कि जो हमारे फाइनल 2 चीजें बन रही है, एक चीज बन रहा है, एक वे बन रहा है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा चीज है, लेकिन वे भी तो बन रहा है, वे इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज मेकिंग प्रोसेस। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो मिल्क प्रोटीन था उसमें वैल्यूज तो हमें पता है, ठीक है, आउट ऑफ 100% कितनी परसेंट वैल्यूज जो है, ठीक है, वो चीज में जा रही है, और कितनी परसेंट वैल्यूज बटर मिल्क होगा उसमें फैट जो है वो लो रहता है। इसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा है, चीज में मेजॉरिटी ऑफ द फैट विल गो एंड द वे विल कंटेन lesser quantities of milk fat. So again it is a low fat product. तो फैट इसमें नहीं होता, 7.5% है, मेजॉरिटी प्रोटीन रहेगा, तो इट इज अ गुड। आप याद रखना, मैंने आपको कहा था चीज में 20% प्रोटीन है, इसका मतलब ये नहीं है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो 7% वे में जा रहा है, ये उसका टेबल है बेसिकली। इसमें ये नहीं बता रहा है कि चीज में कितना फैट है या उसमें कितना फैट है। चीज में 92.5% फैट तो नहीं है, ये 92.5% फैट जो है ये वो है कि मिल्क प्रोटीन का फैट जो है वो उसका मेजॉरिटी पोर्शन इज कमिंग इनटू चीज। ये इसका मतलब ये इस टेबल का ये मतलब है। तो केसिन जो है वो 76.6% जो है वो चीज में आ जाता है और 23.4% वे में जाता है। लैक्टोज 3.9% चीज में एंड मेजॉरिटी वे में चला जाता है 96%। सॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एसएनएफ वे में ज्यादा जाता है, ठीक है, 66.7%। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कॉटेज चीज, ठीक है, जो इंडिया में जिसमें राइपनिंग प्रोसेस नहीं होती। सो कॉटेज चीज इट इज अ बेसिकली सॉफ्ट अनराइपन्ड चीज, ठीक है, यूजुअली मेड फ्रॉम स्किम मिल्क, ज्यादातर स्किम मिल्क बट अदरवाइज एज वेल, and it consists of small particles of flakes or curd. It is basically soft and unripened cheese made from skim milk. Then creamed cottage cheese भी हो सकता है, जिसमें फैट का परसेंटेज जो है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। अगर स्किम मिल्क से बन रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल बी लोअर इन द फैट कंटेंट, लेकिन अगर क्रीम चीज से बन रहा है विच मीन्स फुल क्रीम मिल्क यूज किया गया है, फुल मिल्क यूज किया गया है, सेपरेट नहीं किया उससे क्रीम, तब उसमें फैट का कंटेंट विल बी हायर एंड शुड नॉट बी लेस देन 4%, और इसमें माइल्ड एसिडिक फ्लेवर होता है। देन दो टाइप के कॉटेज चीज हो सकते हैं, एसिड कर्ड और रेनेट कर्ड, ठीक है। एसिड कर्ड बेसिकली इसमें लैक्टिक एसिडिटी यूज की गई है फॉर द कोएगुलेशन प्रोसेस, तो एसिड कर्ड, और इसमें स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं। रेनेट कर्ड से लार्जर पार्टिकल्स बनते हैं, फ्लेक्स बनते हैं, इसमें ग्रेन्स बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं। क्योंकि एसिड से बना है तो एसिडिक फ्लेवर ज्यादा होगा, यील्ड कम रहती है इसमें यील्ड ज्यादा और माइल्डली एसिडिक फ्लेवर, क्योंकि रेनेट यूज किया है इंस्टेड ऑफ एसिड। देन दोनों वेराइटीज जो है वो सॉल्टेड होती हैं, क्रीम चीज जो है उसमें क्रीम होती है,
Keeping quality 18.3% protein in uncreamed cottage cheese stored at 5 to 10 degrees Celsius, basically refrigeration temperature in waxed or polyethylene coated paper. जो पैकेजिंग जो है और पैकेजिंग मटेरियल वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास की पैकेजिंग डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो इसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर पढ़ते हैं। तो रिसीविंग पास्चराइज्ड स्किम मिल्क, बेसिकली इससे पहले वाले स्टेप्स विल बी कम्प्लीटली सिमिलर, ठीक है, या फिर पास्चराइज, ऑल द स्टेप्स आर सिमिलर जो अभी हमने पढ़े थे। वॉशिंग, ड्रेनिंग द कर्ड, सॉल्टिंग, क्रीमिंग, देन पैकेजिंग एंड स्टोरेज, ऑल द स्टेप्स आर सिमिलर। आप ये याद रखो, यहाँ पे राइपनिंग प्रोसेस नहीं हो रही, वहां पे हमने पैराफिनिंग और लास्ट में क्यूरिंग राइपनिंग की थी, यहाँ पे वो स्टेप्स नहीं है। देन स्किम मिल्क यूज किया जाता है यूजुअली मैंने बोला, अदरवाइज क्रीम कॉटेज चीज भी बनता है विदाउट स्किम मिल्क, दैट मीन्स कि उसमें फुल फैट मिल्क होता है। देन फ्रेश, स्वीट, लो फैट, बैक्टीरियल कंटेंट, लो फैट कंटेंट बेसिकली स्किम मिल्क से है। पास्चराइज्ड, होल्डर मेथड, स्लाइटली सॉफ्ट कर्ड। देन कैल्शियम क्लोराइड, generally added as a saturated solution per 100 liters, it restores the calcium concentration to original level. Cooking begins after cutting, cutting के बाद cooking होती है बेसिकली वही 38 डिग्री सेल्सियस वाली बात। then temperature is raised slowly 38 to 46 degree celsius, whey is removed when handful squeezes, then again वही drainage of whey जिसको dipping भी कहते थे वहाँ पे। washing 2-3 treatments in same quantity water as whey is removed 21 degrees celsius, then 16 degrees celsius removes acid, whey forms curd, basically वाटर ऐड कर करके वे को अच्छे से पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। देन सॉल्टिंग एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कर्ड, क्रीमिंग 20% क्रीम रिक्वायर्ड फॉर 4% फैट इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, देन यील्ड अनक्रीम्ड में 18.3%, ठीक है, क्रीम्ड में 15% कॉटेज चीज। कीपिंग क्वालिटी वही 5 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे इसको यूजुअली रखा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉटेज चीज जो कि यूजुअली हम बनाते हैं। हमने जो फर्स्ट वाला स्टेप अच्छे से पढ़ लिया ना, चेदार चीज अच्छे से पढ़ लिया, मैन्युफैक्चरिंग उसकी अच्छे से पढ़ ली, बाकी जो है उसमें थोड़े बहुत एडिशंस और डिलीशंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइपनिंग स्टेज को डिलीट कर दिया। उसके अलावा रेस्ट इज कम्प्लीटली सिमिलर। लास्टली प्रोसेस चीज, ये भी एक वेराइटी ऑफ चीज है। प्रोसेस चीज इसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली प्रोसेसिंग की जा रही है, ठीक है। जो चीज स्प्रेड होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस्ड चीज, ठीक है। जो चीज स्लाइस बनते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस्ड चीज। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल चीज प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ हीट बाय कम्बिनेटिंग एंड blending one or more lots of cheese except certain cheese, cream, cottage cheese with water, acid, color, emulsifiers। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हीट की वजह से, हीट की एडिशन से हम जो है उसको ब्लेंड कर रहे हैं, चीज को ब्लेंड कर देते हैं, फ्लूइड जैसा बना देते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ चीज कर देते हैं, और हमने इसमें चीजें ऐड करनी है। बेसिकली ब्लेंड का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐड की जाती है इसमें, वाटर, सॉल्ट, कलर, इमल्सिफायर्स, स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वेराइटी। तो इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं, कलर, सॉल्ट, वाटर ऐड करते हैं, तो और एडिशन और हीट ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे प्रोसेस चीज डेवलप हो जाता है। मॉइस्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी फ्लूइडी कंसिस्टेंसी होती है, तो मॉइस्चर बढ़ गया, वहाँ 39% हमने मैक्सिमम मॉइस्चर पढ़ा था, यहाँ पे 47% मैक्सिमम मॉइस्चर। देन फैट कितना है, मिल्क फैट कितना है, ड्राई मैटर बेसिस पे 40% मिल्क फैट है इसमें। क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है, बेसिकली वी वांट टू इम्प्रूव द कीपिंग क्वालिटी। चीज स्प्रेड बनाना है या अलग अलग बेस्ड ऑन आर डिमांड, हम डिफरेंट चीज की वैरायटी बनाते हैं। सो लॉन्ग कीपिंग क्वालिटी, पैकेज अनओपन, देन यूनिफॉर्म फ्लेवर, नो वेस्ट इन कंजम्पशन, ईज ऑफ परचेज। हीट रेजिस्टेंट, प्यूट्रिफैक्टिव ऑर्गेनिजम्स गेट डिस्ट्रॉयड, FSSAI अप्रूव्ड प्रोसेस के लिए बेसिकली वी वांट द प्यूट्रिफैक्टिव ऑर्गेनिजम्स टू गेट डिस्ट्रॉयड। हीट ट्रीटमेंट है तो ऑफकोर्स द bacteria or contamination or all those things will reduce, will get eliminated. So secondly, because of this the keeping quality will be enhanced. raw cheese कैसा होना चाहिए, age, acidity, pH, flavor अलग अलग depending on the different variety of things, ठीक है, हमको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, तो that will depend on the type of our final product. Then emulsifiers, इसमें क्या यूज करते हैं, डाइसोडियम फॉस्फेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं, बेसिकली जो सॉल्यूशन, जो फाइनल हमारा जो मिक्स्ड सॉल्यूशन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए इमल्सिफायर ऐड करते हैं। टू प्रिवेंट फैट सेपरेशन, कॉज स्पेसिफिक सॉफ्टनेस, प्रोड्यूस डिजायरेबल मेल्ट और स्लाइस प्रॉपर्टीज।
तो उसकी बेसिकली जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, फैट सेपरेट ना हो जाए ताकि, और स्पेसिफिक सॉफ्टनेस प्रोड्यूस हो जाए। तो क्या ऐड करते हैं हम, डाइसोडियम फॉस्फेट ट्राइसोडियम सिट्रेट 0.5 to 3% बाय वेट ऐड किया जाता है, ठीक है, 0.5 to 3% बाय वेट ऐड करते हैं। देन प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होता है, 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 5 मिनट्स। जैसे इसमें हीट ट्रीटमेंट बताई थी ना, तो वही 65 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि मैक्सिमम माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन हो जाए। रॉ चीज को आप 0 to 12 मंथ्स तक रख सकते हैं। इमल्सिफाइड कितना ऐड करेंगे, 0.5 to 3% बाय वेट, ठीक है। वेल इसको सेमी फ्लूइड कंडीशन रखी जाती है और इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर किया जाता है। लास्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स दैट वी विल इनकाउंटर, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कलर डिफेक्ट्स, फ्लेवर डिफेक्ट्स, ठीक है, देन बॉडी और टेक्सचर डिफेक्ट्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द कलर डिफेक्ट्स, तो अलग अलग कलर डेवलप हो सकते हैं। देन एसिड ब्लीच्ड कट, तो एक्सेसिव एसिड की वजह से, हाई अननेचुरल, एक्सेसिव एडिशन ऑफ कलर, ज़्यादा एडिशन, अननेचुरल कलर हो गया या कलर बहुत ज़्यादा हो गया, तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एडिशन ऑफ कलर। और बेसिकली प्रिवेंशन वही होती है, इसमें कुछ अलग से प्रिवेंशन का कोई स्टेप नहीं है, यही कॉज को कॉज नहीं करना, दैट इज प्रिवेंशन, ठीक है। इसीलिए मैं इसी को कॉजेज को ही डिस्कस करती हूँ हमेशा, कि प्रिवेंशन का मतलब यही है, एक्सेसिव एसिड की वजह से हो रहा है, तो एक्सेसिव एसिड ना हो, ऑप्टिमम एसिड डेवलप हो, तो दैट इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कुछ अलग से नहीं होता, कॉज को ही रिमूव कर दो, दैट विल गिव अस द प्रिवेंशन। इसलिए आई यूजुअली डिस्कस द कॉजेज वाली स्टेप होंगी। आपको भी सिर्फ कॉज याद रखना है, प्रिवेंशन वही है, उसको नहीं करोगे तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। देन मॉटल्ड कलर, ठीक है। मॉटल्ड का मतलब पता है क्या होता है, मॉटल्ड का मतलब होता है कि बीच बीच में डिफरेंट कलर्स आ रही है, खराब से दिख रहा है, ठीक है। कुछ जगह नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है, फिर बीच में कहीं कोई कलर ऐसे बीच बीच में कहीं पे दूसरा कलर डेवलप हो रहा है, अननेचुरल खराब सा कलर बीच बीच में डेवलप हो रहा है। बेसिकली कंटामिनेशन हो रही है, दो तीन अलग अलग वेराइटी यूज हो रही है, या फिर कहीं पे बैक्टीरियल एक्शन ज्यादा हो रहा है, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, 2-3 चीजें मिसमैच हो रही है, तो उसकी वजह से मॉटलिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट सीमी कलर, इनकरेक्ट एडिशन ऑफ सॉल्ट और कर्ड, ठीक है। सीमी से आप याद रखना, सॉल्ट का डिफेक्ट होता है, सीमी एस से सॉल्ट डिफेक्ट, तो सॉल्ट या तो ज्यादा है, कम है, कुछ इनकरेक्ट मेथड है, तो सीमी इज अ सॉल्ट डिफेक्ट। अनइवन वेवी कलर, ठीक है, तो अगेन 2 डिफरेंट, मैंने बताया ना आपको, मॉटल्ड की तरह अनइवन है, कुछ अनइवननेस है, तो 2 डिफरेंट वैट यूज कर लिए, कोई किसी चीज, एक कोई और वैट है, एक सोर्स अलग है, एक दूसरा सोर्स अलग है, 2 अलग अलग सोर्सेस को आपने इकट्ठा यूज कर लिया, तो इसकी प्रोडक्शन अलग होएगी, इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होएगी, तो ये जो चीज बनाएगा, ठीक है, ये जो बनाएगा दैट विल बी डिफरेंट, ये बनाएगा डिफरेंट होगा, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो कलर जो है अनइवन हो जाएगा। तो मॉटल्ड भी वही है, अनइवन वेवी कलर भी उसी की वजह से है। सो दीज वर द कलर डिफेक्ट्स। देन नेक्स्ट इज द फिनिश और अपीयरेंस के डिफेक्ट्स, ठीक है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पैराफिन वैक्स ऐड की जाती है मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए। पैराफिन वैक्स जो है उसकी कोटिंग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वैसे थिन लेयर होनी चाहिए, पर अगर ज्यादा यूज करेंगे तो बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा थिक लेयर हो गई है तो क्रैक्स आ जाएंगे। देन स्केली पैराफिन, तो स्केल्स कब बनेंगे, जब इनसफिशिएंट होगी, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, अगर कोई भी स्टेप है, तो अगर आपने उसको एक्सेसिव कर लिया तो भी कोई डिफेक्ट आएगा, अगर इनएडिक्वेट किया है, कुछ कम कर दिया है, तो भी कोई डिफेक्ट आएगा। ये याद रखना है, यहीं से कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अगर ज्यादा यूज कर लिया तो क्या होगा, कम यूज किया है तो क्या होगा, बस ये याद रखना है, और किससे रिलेटेड है ये याद रखना है, ठीक है। इनके तो नाम से ही पता चल रहा है, क्रैक्ड पैराफिन है, स्केली पैराफिन है। ये डिफेक्ट्स जो है अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक क्लास रखूंगी जिसमें हम सारे ही मिल्क प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट डिस्कस करेंगे, वहां पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो कोई वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कोई वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों ही इश्यूज जो है वो खराब है, दोनों ही डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। वी वांट टू हैव एन ऑप्टिमम लेवल, ठीक है, ना हमने ज्यादा करना है ना कम करना, एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। देन लॉपसाइडेड, हिल साइडेड या मिसशेपन, इनकरेक्ट शेदारिंग ऑफ चीज। बेसिकली इस स्टेप में हमने क्या किया था, पाइलिंग एंड रीपाइलिंग, एक के ऊपर एक पाइलिंग रीपाइलिंग की थी, तो अगर वो इनकरेक्ट होगी
तो हर कुछ शेप बन जाएगी, मिसशेपन हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी उसकी। देन क्रैक्ड राइंड, ठीक है, क्रैकिंग आ जाएगी, तो ड्राइंग ठीक नहीं हुई है, ठीक है। देन राइंड रॉट, रॉट जहाँ पे भी होगा मीन्स मोल्डी हो रहा है कुछ, ठीक है, कुछ मोल्ड डेवलपमेंट हो रही है, रॉटिंग हो गई है, खराब हो रहा है, तो कोई कंटामिनेशन को स्पॉइलेज हो रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एसिडिटी। जब भी एसिडिटी ज्यादा होती है ना किसी भी प्रोडक्ट में, तो वहां पे मोल्ड के फंगल डेवलपमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फंगस जो होती है वो एसिडिक पीएच पे डेवलप होती है, एसिडिक पीएच पे फंगल डेवलपमेंट हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एसिडिटी मॉइस्चर या ज्यादा हो गया, तो राइंड रॉट बेसिकली फंगल वो डेवलपमेंट हो गई है चीज में। तो ये दो रीजन की वजह से, या तो मॉइस्चर, अगेन फंगल डेवलपमेंट के लिए दो तीन चीजें होती है, मॉइस्चर ज्यादा हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, या फिर दूसरी बात जब एसिडिटी ज्यादा हो रही है। तो यही दोनों रीजन है जिसकी वजह से राइंड रॉट विल डेवलप। नेक्स्ट मोल्डी सरफेस, अगेन सेम, ठीक है, मोल्ड क्यों डेवलप हो जाएगी, हाई ह्यूमिडिटी हो गई क्योरिंग या स्टोरिंग स्टेज पे, तो डेवलप हो जाएगी। एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर हो गया, अनसैनिटरी कंडीशंस, देन डिलेड टर्निंग इंस्पेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, सो दीज विल लीड टू मोल्डी सरफेस और मोल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जैसे ये क्रैकिंग कब होगी, स्केली कब होगी, क्रैक्ड राइंड रॉट, तो मोल्डी सरफेस दोनों सेम ऑलमोस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द बॉडी डिफेक्ट्स, ठीक है। बॉडी डिफेक्ट्स जो बेसिकली बॉडी का मतलब क्या होता है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो कर्डी या रबरी, रबर हो जाएगा, उसमें रबर जैसा फील होगा। कभी कभी चीज जो होता है वो रबर जैसा फील होता है, रबरी सा फील होता है वो, तो उसमें मॉइस्चर कम होता है। ग्रीसी यानी कि फैट ज्यादा है, जहां पे भी ग्रीसी होगा फैट ज्यादा होता है। देन मीली या सॉल्वी जब एसिड ज्यादा हो जाएंगे। देन पेस्टी, वाटरी, वेट और सॉफ्ट, हाई फैट कंटेंट की वजह से या फिर मॉइस्चर ज्यादा हो गया। देन वीक या सॉफ्ट, अगेन मॉइस्चर ज्यादा। ब्लोन, हफ्ड, गैसी फर्मेंटेशन, ठीक है, गैसी फर्मेंटेशन बेसिकली माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो गई है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गई है, तभी गैस फॉर्मेशन हो गई है। देन कॉर्की, ड्राई या हार्ड, इनसफिशिएंट फैट कंटेंट या स्लो एसिड डेवलपमेंट, क्रम्बली, इकट्ठा नहीं हो पाता अच्छे से, इनसफिशिएंट मॉइस्चर, एक्सेसिव एसिड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टेक्सचर डिफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सचर डिफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के बारे में बताते हैं। तो फिश आइज या यीस्ट होल्स, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, ठीक है, यीस्ट डेवलपमेंट, यीस्ट की वजह से फिश आइज, या ये इंपॉर्टेंट है फिश आइज, ठीक है, ये याद रखना है आपने। यीस्ट होल्स आ जाएगा तो आप बता दोगे, बट फिश आइज से भी आपको याद रखना चाहिए कि यीस्ट की वजह से फिश आइज। देन पिन होल्स, गैस होल्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है, गैस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेसिकली कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि गैस डेवलपमेंट करते हैं। बेसिकली गैस कैसे डेवलपमेंट, गैस कब डेवलपमेंट होती है, जब फर्मेंटेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसमें गैस डेवलपमेंट हो जाती है। बेसिकली कोई फर्मेंटेशन हो रही है, उसकी वजह से गैस डेवलपमेंट है, तो विच मीन्स की कंटामिनेशन हो रही है, कोई बैक्टीरिया जो है वो किसी कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर रहा है, गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। पिन होल्स, गैस होल, याद रखने इनके नेम्स। मैकेनिकल ओपनिंग्स, इनकरेक्ट चिदारिंग। देन स्विस होल्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्विस होल्स, ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिश आइज किसकी वजह से, यीस्ट की वजह से। पिन होल्स गैस वाले की वजह से। स्विस होल्स किसकी वजह से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अगेन शॉर्ट होल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इसमें सारे हो सकते हैं, ठीक है, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। देन स्विस होल्स फ्रॉम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट होल्स, स्विस होल्स, पिन होल्स, फिश आइज, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जब हम एलपीटी वो मीट हाइजीन वाली पढ़ेंगे, एग में भी डेवलपमेंट होती है डिफरेंट, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसी एरिया से ज्यादा बनते हैं क्वेश्चंस, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, याद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट द फ्लेवर डिफेक्ट्स, ठीक है, फ्लेवर डिफेक्ट्स भी रहते हैं। तो क्या फ्लेवर डिफेक्ट्स होंगे, बिटर, सॉर या हाई एसिड हो जाएगा, सेम नाम से पता चल रहा है, हाई एसिड की वजह से। अनक्लीन, ऑफ फ्लेवर, जो इनिशियल क्वालिटी है मिल्क की वो पुअर थी। देन फ्रूटी या फर्मेंटेड, ठीक है, जब भी फ्रूटी फर्मेंटेड होता है विच मीन्स की यीस्ट कंटेमिनेशन, यीस्ट की वजह से, ठीक है। देन गैसी,
सेम गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रैंसिड। जब भी मैंने आपको बताया रैंसिड, कभी भी रैंसिडिटी आएगी तो आपने याद रखना है लाइपेज का एक्शन हो रहा है। लाइपेज क्या करता है, लाइपोलिसिस, लाइपोलिटिक एक्शन होता है लाइपेज का। तो हमेशा रैंसिड जब भी होगा तो लाइपेज, एक्शन ऑफ लाइपेज, तो लाइपोलिसिस हो गया, फैट ब्रेकडाउन हो गया, पेस्टी, फ्लैट, मोल्डी, मस्टी, वही सेम। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट दीज फ्लेवर डिफेक्ट्स। तो ये सारी चीजें हो गई डिफेक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं मिल्क इसमें, चीज में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, चीज के डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ जगहों पे अगर आप छोड़ भी दो, याद ना रहे तो कुछ नहीं होता, बट चीज के डिफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली कमिंग टू द यूजेस ऑफ चीज, तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं चीज को। फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, ठीक है, कंज्यूम्ड एज सच, या फिर स्पेशल डिशेस जो भी बनती हैं उसमें यूज कर सकते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ सॉसेज, ठीक है, या जो भी जो बेसिक डेयरी डाइटरी कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है, सैलेड, ड्रेसिंग एक्सेट्रा, लो कैलोरी प्रिपरेशन। देन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि इट एक्ट्स एज अ बैलेंस व्हील ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट चीज, ठीक है। हमने सारे ही मिल्क प्रोडक्ट्स और उसके डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमने सब इन डिटेल अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होंगे फिर भी आप पूछना। अभी हमने डिफेक्ट्स एक क्लास रखनी है, डिफेक्ट की एक क्लास रखनी है हमने पैकेजिंग मटेरियल की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीट हाइजीन के प्रोडक्ट्स, ठीक है, मीट हाइजीन और मीट टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट चीज। लेट्स मीट टुमारो टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक।